प्लीज़ पापा को बताइए ना कि हमारा निकाह हो चुका है। कौन सा निकाह? आपकी बेटी ने पूरा 1 महीना मेरे साथ बिना निकाह के गुजारा है। मेरा बिस्तर गर्म किया है। आपकी बेटी तो मेरी बहन से भी गई गुजरी निकली। आपकी बेटी जिस पर आपको नाज था ना, मेरे निकाह में नहीं थी, फिर भी मेरी रातों का हिस्सा बनी। नूरीन हैरान और परेशान नम आंखों से फरहान को देख रही थी। उसका इश्क, उसका यकीन सब रेजा रेजा हो चुका था। फरहान उसे वहीं छोड़कर चला गया, ये जाने बिना कि उसके पीछे उसके इतने बड़े इल्जाम पर उस नाजुक सी लड़की का क्या हाल हुआ, जबकि वो माँ भी बनने वाली थी। वो अपने पैरों को जबरदस्ती घसीटता हुआ घर से बाहर निकलता चला गया था और पीछे से नूरीन पथराई हुई आंखों से उसकी चौड़ी पीठ को देख रही थी। कितना खुश थी वो, कितने ख्वाब सजाए थे, लेकिन फरहान ने एक ही पल में सब चकनाचूर कर दिए थे। भाई, वो लोग नूरीन को मार डालेंगे। वो बहुत खतरनाक लोग हैं, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे। उन्हें अपनी औलाद से ज़्यादा अपनी इज्जत और अपनी अना प्यारी है। तो मुझे क्या? फरहान ने खुद को लापरवाह बनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। उसने अपने दिल को पत्थर कर लिया था, हर जज्बात को मार दिया था। उसके बच्चे से भी कोई ताल्लुक नहीं। वैसे सही बात है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो होगा किसी का गंदा खून, हमें क्या लेना देना उससे। फरहान की बहन सोफिया ने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए कनखियों से भाई को देखा कि शायद उसके दिल का पत्थर पिघल जाए। मेरी जान, मैं चाहता हूँ कि इस जहान की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूँ। तुमने मुझ पर एतबार किया और मेरे साथ यहाँ तक चली आई। अब देखना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए अपनी ओर खींचकर अपने सीने से लगा लिया। नूरीन की सांसें अचानक बेकाबू हुईं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रक्स करने लगी। उसकी आंखें अजीब चमक से भर उठीं। मुस्कुराते हुए उसने अपना सर फरहान के सीने पर टिकाया और पलकों को बंद कर लिया। फरहान ने कुछ देर तक उसे अपने सीने से लगाए रखा और उसके नरम स्पर्श को अपने सीने पर महसूस करते हुए खुद को सुकून देता रहा। फिर उसके माथे पर अपने होंठ रखकर बोला, तुम जानती हो नूरीन, मेरी जिंदगी की सबसे हसीन चीज सिर्फ तुम हो और मुझे तुमसे बढ़कर कुछ भी अजीज नहीं। ये सुनकर नूरीन ने सर उठाया, चुपचाप उसके चेहरे को देर तक देखती रही। सामने खड़ा फरहान वाकई एक हसीन ख्वाब था। ऐसा हसीन, ऐसा हैंडसम शख्स जिस पर जमाने भर की लड़कियां अपना दिल हार चुकी थीं, लेकिन वो आया तो सिर्फ नूरीन के हिस्से में। नूरीन को अपने नसीब पर रश्क आने लगा था। न सिर्फ ये शख्स उसके मुकद्दर में लिख गया था, बल्कि उसकी मोहब्बत भी अब उसके नसीब में दर्ज हो चुकी थी। नूरीन कुछ देर तक उसका चेहरा देखती रही, अपना हाथ उसके चेहरे पर फेरते हुए बोली, लेकिन फरहान, आपने मुझसे कहा था कि यहाँ आते ही आप मुझसे निकाह करेंगे, तो कब करेंगे? मुझे यहाँ आए हुए 5 दिन गुजर चुके हैं। फरहान मुस्कुराते हुए चमकती आंखों से उसे देख रहा था। कुछ पल खामोश रहा और फिर बोला, क्यों नहीं मेरी जान, अभी करते हैं। ये कहते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला, एक नंबर मिलाया और सख्त अंदाज में किसी से कहने लगा, काजी और गवाहों का इंतजाम करो। आज शाम को मेरा निकाह है, जो कि मेरे फार्म हाउस में ही होगा, इसलिए फ़ौरन निकाह ख्वाह और गवाहों का बंदोबस्त करो। उधर से न जाने क्या जवाब आया कि हल्की सी मुस्कान के साथ फरहान ने मोबाइल बंद कर दिया और फिर आंखों में शरारत भरकर नूरीन को देखा। जी जनाब, आपका हुक्म पूरा हो चुका है। आपका हुक्म सर आंखों पर। फरहान की नज़र और अंदाज पर नूरीन शर्मा कर नजरें झुका गई। शर्म से उसका चेहरा लाल हो उठा था और उसकी ये अदा फरहान को बेहद भा गई। उसने एक बार फिर उसका सर अपने सीने पर टिकाया और उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगा। दोनों के बीच मीठी मीठी बातें होने लगी। यूं लगता था मानो जिंदगी ने इन दोनों दिलों को मिलाकर इन पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। लेकिन ये सच्चा इनाम था या आने वाले वक्त का सबसे संगीन इम्तिहान, कोई नहीं जानता था। नूरीन, जो इस वक्त तो बड़ी तसल्ली से फरहान के साथ बैठी थी, नहीं जानती थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। नूरीन कहाँ है, कुछ पता चला उसका? खालिदा बेगम ने हैदर अली को आते देखा तो जल्दी से उठकर खड़ी हुई। 5 दिन गुजर चुके थे, उनकी बेटी घर पर मौजूद नहीं थी और सब लोग जैसे अंगारों पर लौट रहे थे। हैदर अली ढके हैदर अली ढलके हुए कंधों के साथ घर पहुंचे। उनके साथ उनका बड़ा बेटा भी था। दोनों के सर झुके हुए थे। ऐसा लगता था जैसे सदियों का दर्द झेल कर आए हों। आंखों में गहरा गम भी था और कहीं ना कहीं छुपा हुआ गुस्सा भी झलक रहा था। ये तुम्हारी दी हुई परवरिश है खालिदा बेगम, कि आज हम इस जगह पर आकर खड़े हुए हैं। हमारी बेटी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, घर से भाग गई है।
उसकी इस हरकत की वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जहाँ पहले मैं लोगों के सामने अपनी गर्दन अकड़ा कर चलता था, वहीं मेरी नज़रें झुक जाती हैं लोगों को देखकर। शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ। लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं कि देखो वो आ रहा है हैदर अली, जिसकी बेटी उसकी नाक कटाकर घर से भाग चुकी है। अब और हिम्मत नहीं है, ख़त्म करो ये ड्रामा। और अब इस हकीकत को मान लेना चाहिए हमें। कब से हम उसके पीछे भागते जा रहे हैं, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं, न जाने किस बिल में छुपी बैठी है। हैदर अली का लहजा जहर उगल रहा था, जबकि खालिदा बेगम दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए वहीं सोफे पर बैठ चुकी थीं। उन्हें नूरीन से इस सब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उन्हें नूरीन पर गुस्सा भी था और उसके घर से चले जाने पर वो गम में भी डूबी हुई थी। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी, लेकिन वो अपने दिल का हाल कैसे बयां करती। हैदर अली तो वैसे ही उनकी परवरिश पर उंगली उठा रहे थे, उन्हें इल्ज़ाम दे रहे थे। यूं ही तालीम की थी तुमने उसकी। अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे। उसने पहले ही शादी से इनकार कर दिया था और इसका मतलब साफ था कि वो किसी और को चाहती है। मगर उसने हमें ये तक नहीं बताया कि वो उसे पसंद करती है। कम से कम एक बार बताती तो सही, लेकिन नहीं, खुद ही सारे फैसले कर लिए। अब हमें ये बदनामी झेलनी ही होगी। और सुन लो खालिदा बेगम, मैं कभी भी अब तुम्हारी बेटी को माफ़ नहीं करूँगा, पूरी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा। उसने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। अगर पहले दिन ही तुम उस पर नज़र रख लेती तो शायद ये दिन देखना न पड़ता। इतना कह ही रहे थे कि उनके मोबाइल की घंटी बजी। उन्होंने मोबाइल उठाकर कान से लगाया, लेकिन न जाने उधर से क्या कहा गया कि हैदर अली ने गुस्से में कॉल काट दी। यही इज्जत रह गई है हमारी। ख़ानदान वाले बार बार फ़ोन करके हम पर थूक रहे हैं कि हमारी बेटी घर से भाग गई है। अब ये बात अफवाह बनकर हर जगह फैल चुकी है। लेकिन खालिद, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया हो। वो घर से भागी नहीं हो, बल्कि उसे अगवा कर लिया गया हो। अच्छा, हम क्या सबूत लाएं कि हमारी बेटी भागी नहीं है बल्कि अगवा हुई है? बताओ कहाँ से लाएं सबूत? कोई गवाह है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। तो अब खामोशी से बैठकर अपनी इज्जत का जनाजा निकलने का मातम करो। ये कहते हुए हैदर अली रुके नहीं थे, अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। खालिदा बेगम रो रो कर बेहाल हो गई थीं। ये कैसे दिन आ पड़े थे। खुदा ने इनसे ये दिन दिखाने से पहले उठा क्यों नहीं लिया था। बिलाल भी थके थके कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया था। खालिदा बेगम ने अफसोस से अपने जवान बेटे को देखा। उनके परिवार पर जैसे गमों के पहाड़ टूट पड़े थे। पहले सोफिया ने बिलाल को धोखा दिया और अब उनकी बेटी नाक कटाकर भाग गई थी। बिलाल सोफिया को अभी तक भुला नहीं पाया था। उसकी उसकी बेवफाई को दिल से लगाकर बैठ गया था, और भुला भी कैसे देता। उसे इश्क किया था उसने। और सोफिया शादी की दूसरी ही रात किसी और लड़के की बाहों में मिली थी, और ये सब कुछ बिलाल अपनी आंखों से देख चुका था। उसी रात बिलाल ने सोफिया को घर से धक्के देकर निकाल दिया था, लेकिन अपने दिल का क्या करता, जहाँ से वो सोफिया की मोहब्बत को निकाल न सका। फार्म हाउस का मेन हॉल फूलों की पंखुड़ियों से सजा हुआ था। फूलों की खुशबू हर तरफ फैली थी। पूरा हॉल जगमगा रहा था। फरहान के कुछ दोस्त गवाहों के तौर पर मौजूद थे। काजी साहब भी वहाँ मौजूद थे। सबकी मौजूदगी में निकाह होना था। नूरीन को एक मैरून रंग का लहंगा पहनाया गया था। वो दुल्हन बनी बेहिसाब हसीन लग रही थी। जब उसने आईने में अपना सारा हुस्न देखा तो एक पल के लिए खुद ही दंग रह गई। वो इतनी खूबसूरत हो सकती है, उसने कभी भी सोचा नहीं था। यूँ लग रहा था जैसे कुदरत ने अपना सारा हुस्न उसी के हिस्से में डाल दिया हो। मरून रंग का हसीन जोड़ा और बेपनाह हुस्न वाली लड़की, जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। मगर उसी लम्हे उसे अपनी माँ की याद आई। दिमाग में अचानक एक अजीब सा ख्याल उठा। आंखों के पर्दे पर वो मंजर उभर आया। उसकी माँ ने एक दिन लाल दुपट्टा उसके सर पर डालकर कहा था, माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। जिस दिन दुल्हन बनेगी सबकी निगाहें उस पर ही होंगी। देखना, सब यही कहेंगे कि इससे ज़्यादा हसीन दुल्हन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी। माँ की वो बात याद करके नूरीन बहुत खुश हुई, लेकिन उसी पल एक बार फिर अतीत से निकलकर वो वर्तमान में लौटी तो उसके सामने जारा खड़ी थी। भाभी आप तैयार हो गई? चलिए, निकाह ख्वाह निकाह पढ़ाने के लिए आ चुके हैं, रेडी हो जाइए। ये कहते हुए उसने उसका घूंघट निकाल दिया। कुछ देर बाद काजी साहब आए और नूरीन से उसकी रजामंदी पूछकर निकाह नामे पर उसके दस्तखत करवा लिए और वहाँ से चले गए। नूरीन तो बेहिसाब खुश थी, मगर उसकी आंखों से आंसू भी बह गए।
घर से भागने के बाद पहली बार उसने अपने माँ बाप को याद किया था। वो चाहती थी कि उनकी दुआओं के साए तले रुखसत होती, मगर कैसे अजीब रुखसती थी उसकी। जिंदगी भी कैसे करवट बदलती है, कुछ समझ ही नहीं आता। उसने आंसू पोंछे और फिर अपना घूंघट उठा दिया। जारा ने उसे उसके बिस्तर पर ठीक से बिठाया और खुद कमरे से बाहर चली गई। जारा फरहान के दोस्त की बीवी थी। फरहान के बुलाने पर चली आई थी ताकि नूरीन को तैयार कर सके। सब लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे जब जारा नूरीन को सजे सजाए बेड पर बैठाकर उसका घूंघट सही कर रही थी। वैसे नूरीन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा फैसला सही नहीं है? उसकी बात पर नूरीन ने सर उठाकर जारा को देखा। नहीं, मेरा मतलब है प्यार करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन इस तरह घर वालों की मर्जी के बिना। कहते कहते जारा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन नूरीन की आंखों में नमी उतर आई। लेकिन उसने जल्दी ही अपने आंसू पलकों से टूटने नहीं दिए थे, रोक लिए थे। कुछ मजबूरियां होती हैं जारा, जो इंसान से ऐसे फैसले करवा लेती हैं। मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं अपने प्यार से हमेशा के लिए अलग हो जाती, या फिर मैं अपनों को कहीं पीछे छोड़कर अपने प्यार के साथ पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारती। हर किसी का नज़रिया अलग होता है। मैंने अपने प्यार को चुनना सही समझा। मैं ज़िंदगी भर घुट घुट कर नहीं जी सकती थी। खुदा तुम्हें हर खुशी दे नूरीन, कभी तुम्हारी आंख में आंसू ना आए। जारा ने उसे सच्चे दिल से दुआ दी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कुछ दुआएं पूरी नहीं होती, बल्कि आसमान से टकराकर वापस आ जाती हैं। नूरीन की ज़िंदगी में भी खुशियां नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्द, एक ऐसी तड़प लिखी थी जो उसने पूरी ज़िंदगी के लिए अपनी किस्मत में लिख ली थी। जारा उसका लहंगा सही करती हुई फरहान का इंतजार करने का कहकर कमरे से बाहर चली गई। कमरा गुलाब के फूलों से सजा था। गुलाब की पंखुड़ियों से बनी सेज बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। सेज की हर लड़ी पर छोटी छोटी बत्तियां जड़ी थीं और उनका कनेक्शन एक बटन से जुड़ा था। उस बटन के दबते ही रोशनियां रंग बिरंगी चमक उठती और कमरे का नज़ारा कुछ और हो जाता। चारों तरफ कैंडल लाइट जली हुई थी। पूरे कमरे की रोशनी बंद थी, बस मोमबत्तियों और बत्तियों की हल्की रोशनी में कमरे का माहौल हैरत अंगेज हो रहा था। वो दोनों अपने बिस्तर पर बैठे एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे, मानो मोहब्बत उस रात उन पर पूरी हो गई हो। कुछ पल उसे प्यार से देखने के बाद फरहान ने धीमे से कहा, तुम जानती हो नूरीन, तुमने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने इस रात का कितना इंतजार किया है, शायद तुम अंदाज़ा भी न लगा सको। आज हमारी मोहब्बत की रात है, हमारे एक होने की रात। आज तुम नहीं रही और मैं नहीं रहा। मैं तुम बन चुका हूँ और तुम मैं, हम दोनों हम बन चुके हैं। बस बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और सिर्फ मुझे सोचो। ये कहते हुए उसने उसकी नाक को खींचा और नूरीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। शर्म से उसने अपना चेहरा झुका लिया, मगर अगले ही पल फरहान ने उसका चेहरा अपने हाथों से उठाया और उसके माथे पर इतनी शिद्दत से किस किया कि नूरीन मुस्कुराए बिना न रह सकी। पहले ही रात उसने मुंह दिखाई के तौर पर उससे डायमंड रिंग गिफ्ट की थी। अंगूठी पहनाने के बाद फरहान ने बड़ी बेताबी से उसका दुपट्टा हटाकर रखा था और नूरीन थोड़ा सा सिमट गई थी और उसका यूँ सिमटना फरहान ने महसूस कर लिया था। उसके चेहरे पर कुछ नागवार से भाव उभर आए। नूरीन, अब तो हमारा निकाह हो चुका है, अब इस तरह रिएक्ट करने का क्या मतलब? जबकि नूरीन ने उसके हाव भाव नोट कर लिए थे। उसे पता था कि फरहान नाराज़ क्यों है, क्योंकि जब नूरीन फरहान के साथ आई थी उसी रात वो उसके करीब होने लगा था। जज्बात की शिद्दत में उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया था और बेतहाशा अपने होठों से छूने लगा था। लेकिन नूरीन बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी थी। जब फरहान ने शिद्दत से उसके लबों को अपने लबों में कैद किया तो नूरीन की आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें महसूस करते ही फरहान पीछे हट गया। क्या बात है नूरीन, तुम रो क्यों रही हो? आज तो हमारी मिलन की रात है, तुम सब कुछ पीछे छोड़ आई हो। आज हमें कोई भी एक होने से रोक नहीं सकता। ये कहते हुए उसने नूरीन को फिर से खींचकर अपने सीने से लगाया था और फिर उसे बिस्तर पर ले आया। उसका सिर तकिए पर रखते हुए वो अपनी शर्ट के बटन खोल ही रहा था कि नूरीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं फरहान, मैं तुम्हारे साथ कोई नाजायज़ रिश्ता नहीं बना सकती। पहले निकाह कर लो, उसके बाद मैं पूरे हक से अपना आप तुम्हें सौंप दूंगी। उसके लफ्ज़ों पर फरहान के चेहरे पर एक रंग ठहर गया। मैं तुमसे निकाह करूंगा नूरीन, तुम्हें हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखूंगा, लेकिन अभी खुद पर कंट्रोल नहीं है। ये कहते हुए वो उसकी गर्दन पर झुक गया और अपने प्यार के निशान वहाँ पर छोड़ने लगा। नूरीन ने उसे धक्का देकर अलग किया। प्लीज़ फरहान, इस तरह मेरे करीब मत आओ, मैं सह नहीं पाऊंगी।
वो एकदम से रोने लगी और तब मजबूरन फरहान को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद भी कई बार वो अपने जज्बातों से मजबूर होकर उसके करीब आने की कोशिश करता। उसकी खूबसूरती देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाता। वो गहरी सांस लेकर कहता, यार अपने आशिक को इतना तो मत तड़पाओ, जब हमने एक ही होना है तो अभी क्यों नहीं। लेकिन नूरीन हर बार उससे अलग हो जाती। घर छोड़ने के 5वें दिन उसने नूरीन से निकाह किया और इतने लंबे इंतजार के बाद ये रात उसके नसीब में आई थी। जब शर्म से नूरीन सिमटी तो फरहान को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। वो चाहता था कि इन खूबसूरत पलों में नूरीन उसका पूरा साथ दे, जबकि नूरीन खुद ही उसकी बाहों में आने के लिए तरस रही थी। ये तो एक नेचुरल शर्म थी जो उसे सिमटने पर मजबूर कर रही थी। उसने अपनी बाहें फरहान के गले में डाल दी। ऐसी बात नहीं है फरहान, मैं तो खुद तुम्हारे करीब आने के लिए बेचैन हूँ, लेकिन मेरी फीलिंग्स को समझो। शर्म आती है यार मुझे, क्या करूँ। वो शर्माते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। फरहान उसकी अदाओं पर मुस्कुराया, उसके चेहरे से दोनों हाथ हटाए और उसे अपने करीब करते हुए उसके नरम होठों को अपनी पकड़ में ले गया। मेरा साथ दो नूरीन, मैं इन पलों को खुलकर महसूस करना चाहता हूँ, वो जज्बात से भारी लहजे में बोला। और अगले ही पल उसने उसके ब्लाउज की डोरियां, फिर उसे तकिए पर लिटाते हुए वो उसके ऊपर झुकता चला गया और उसके नरम वजूद को अपने होठों से छूता गया। वो बुरी तरह जज्बाती हो चुका था। नूरीन ने भी अब शर्म के पर्दे हटाकर खुद को उसके हवाले कर दिया। उसने अपनी शिद्दत नूरीन के वजूद पर उतार दी। उसका जुनून देखकर नूरीन एक पल को घबराई थी, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने उसे बर्दाश्त किया। कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फरहान उसको अब सामने पाकर होश में कहाँ था। उसकी नाजुकी को अपने होठों से चूमता वो उसे मदहोश कर चुका था। वो रात मोहब्बत और नरमी से भरी हुई थी। लगता था जैसे अब उनकी जिंदगी हसीन लम्हों की अमानत हो चुकी है और फिर एक एक दिन एक एक पल उनकी मोहब्बत का गवाह बनता चला गया। उनकी शादी को 1 महीने का वक्त होने को आया था, मगर उनकी मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई थी। उस फार्म हाउस में वो दोनों बस एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे की मोहब्बत के सहारे जिंदगी गुजार रहे थे। वो फरहान को पाकर बहुत खुश थी। उसका ऐसा ख्याल रखना जैसे वो कोई नाजुक सी कांच की गुड़िया हो। और इतनी मोहब्बत देखकर नूरीन अपने खुदा का जितना शुक्र अदा करती उतना कम था। नूरीन उदासी अपने कमरे में बैठी थी कि फरहान उसके पास आया। उसके कंधों पर हाथ रखकर उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए और उसके बालों की मदहोश खुशबुओं को महसूस करने लगा। अगले ही पल उसे अपनी बाहों में लेते हुए उसके करीब बैठ गया। क्या हुआ मेरी जान, आज क्यों इतनी उदास हो। उसने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ फेरा। नूरीन का चेहरा बुझा हुआ था। उसकी आवाज़ में सदियों की थकान उतर आई। मेरे मामा पापा की कल वेडिंग एनिवर्सरी है और हर साल की तरह इस साल भी वो बड़े प्यार से सेलिब्रेट करेंगे। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैं चाहती हूँ कि हर साल की तरह इस बार भी उन्हें विश करूँ और मुझे आपको समेत सबको एक खुशखबरी भी सुनानी है, उसने नम आंखों से कहा। तो फरहान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो ये मुश्किल भी हल करते हैं। तुम तैयार रहना, कल हम चलेंगे तुम्हारे घर। ये बात सुनकर तो नूरीन खुशी के मारे उछल पड़ी थी। तुम सच कह रहे हो फरहान? लेकिन वो लोग मुझे, कुछ सोचते हुए नूरीन की आंखों में आंसू आए थे। कोई कुछ नहीं कहेगा मेरी जान, देखना वो लोग तुम्हें अपने सामने पाकर खुश हो जाएंगे। और हमने कोई गलत काम नहीं किया है, प्यार करते हैं एक दूसरे से, हमने निकाह किया है। तुम टेंशन न लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। नूरीन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, जबकि फरहान काम के सिलसिले में बाहर चला गया और वो खुशी के मारे नाचने लगी। उसे पूरी उम्मीद थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही नूरीन ने घर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। वो अलमारी से बहुत सारे कपड़े निकाल कर बिस्तर पर फैला चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शाम को क्या पहने। उसी वक्त फरहान अंदर आया। फरहान देखिए ना, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि शाम को क्या पहनूं, आप मेरी हेल्प कीजिए, उसने फिक्रमंदी से कहा, क्योंकि अपने पापा के घर जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। अरे मेरी जान, कुछ भी पहन लो, तुमने तो कहर ही ढाना है। फरहान मुस्कुराते हुए उसके करीब आ चुका था और उसके दोनों कंधों को अपने हाथों से पकड़ रखा था। नूरीन को उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। अच्छा अच्छा, बस छोड़िए मुझे, आप तो हर वक्त मेरे करीब रहने के बहाने ढूंढते रहते हैं, नूरीन ने शर्माते हुए कहा। हाँ तो इसमें क्या बुराई है, अपनी बीवी के पास रहने में कोई गुनाह तो नहीं, फरहान ने मुस्कुराकर कहा। गुनाह तो नहीं, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत काम है और आप मेरा टाइम ख़राब कर रहे हैं। नूरीन के लहजे में शरारत थी।
अरे मोहतरमा, अगर हम सच में टाइम ख़राब करने पर आ गए तो फिर आप और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी। फरहान ने शरारती अंदाज में जवाब दिया। उसकी ये बात सुनकर नूरीन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अब भी दोनों के बीच उतनी ही मोहब्बत थी जितनी उनकी पहली रात। अच्छा, आप छोड़ दीजिए ना मुझे, अभी मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं और फिर नहाना भी है। नूरीन अब अपने काम गिना रही थी, जबकि फरहान की नज़रें तो उस पर टिक गई थीं। वो अब तक रात वाले ब्लैक नाइट रेशमी गाउन में थी। उसका दूधिया मक्खन जैसा वजूद फरहान को अपनी ओर खींच रहा था। एक ही झटके में उसने गाउन की डोरियां खींच दी और गाउन फिसल कर नीचे गिर गया। नूरीन उसकी इस हरकत पर शर्म से उसके सीने में सिमट गई और वो हंसते हुए उसे अपनी बाहों में उठा चुका था। जब नहाना ही है तो उससे पहले ये नेक काम कर लिया जाए। ये कहते हुए उसे तकिए पर लिटाया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। नूरीन थोड़ा सा घबराई थी। प्लीज़ फरहान, अभी नहीं। इन पलों में आकर आप सब कुछ भूल जाते हैं और मुझे हर्ट कर देते हैं। वो उसकी जुनूनी मोहब्बत से अच्छी तरह जानकार थी। इस एक महीने में उसकी जुनून की आदी भी हो चुकी थी। उसे फरहान का ये जुनून अच्छा लगने लगा था, लेकिन फ़िलहाल वो अभी अपने मम्मी पापा के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी, इसलिए खुद को काफ़ी हद तक रिलैक्स महसूस करना चाहती थी। तुम्हारी नाजुकता का ख्याल रखूंगा जान, आज बहुत प्यार से प्यार करूंगा। वो शरारत से एक आंख बंद करता उसके करीब आता, उसके आखिरी दो छोटे पर्दों को भी उससे अलग कर गया था, जबकि नूरीन ना ना करती रह गई। लेकिन फरहान बड़ी शिद्दत से उसके नाजुक वजूद में डूबता चला गया। अब नूरीन ने भी विरोध करना छोड़ दिया था। वो आज बहुत खुश थी और इस खुशी को फरहान की मोहब्बत की खूबसूरत संगत में उसने और भी दुगना कर लिया था। फरहान, आपने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अब तो प्लीज़ जाने दें। वो उसकी मजबूत बाहों के घेरे से निकलते हुए बोली। आप क्यों फिक्र करते हैं, सारे काम हो जाएंगे, बंदा हाजिर है ना। फरहान ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी इस अदा पर नूरीन की हंसी छूट गई। उसे यूं हंसता देखकर फरहान भी मुस्कुराने लगा और उसे खींचकर अपने सीने से लगाते हुए अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाने लगा। गहरी सांसें लेते हुए वो उसको महसूस करने लगा। यार, मन ही नहीं भरता, क्या कमाल की चीज़ हो तुम। वो हल्के से उसके नरम नाजुक गर्दन पर अपने दांतों से निशान बनाता हुआ बोला, जबकि नूरीन के होंठों से एक सिसकी निकली थी। फरहान, पीछे हटो, एकदम पागल हो तुम। चलो फिर ठीक है, अभी तो छोड़ रहा हूँ, मगर तुम्हारे घर से वापस आने के बाद तुम्हारा सारा वक्त मेरा होगा। उस वक्त तो मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मगर उन्हें क्या पता था कि वो कभी वापस ही नहीं मिल पाएंगे। अब वो उसे हुक्म दे रहा था, ठीक है जनाब, जैसे आपकी मर्जी। वो भी अब उसकी बात मान गई, क्योंकि उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। चलें, अब तो मुझे जाने देना। फरहान ने भी उसे छोड़ दिया और किसी काम का कहकर कमरे से बाहर निकल गया और वो खुशी खुशी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। फ्रेश होने के बाद उसने जल्दी से साड़ी पहनी जो उसने पहले ही निकाल कर रखी थी। हल्का फुल्का मेकअप किया। मेकअप करते हुए उसकी नज़र अपनी गर्दन पर पड़े लव वाइट पर पड़ी, जो अभी कुछ देर पहले फरहान ने बनाया था। उसके होठों पर एक मुस्कान बिखर गई। उसके दिल ने एक दुआ की थी कि फरहान का प्यार उसके लिए यूं ही बना रहे, लेकिन वो मासूम ये नहीं जानती थी कि अब उसकी ज़िंदगी के नए इम्तिहान शुरू होने वाले थे। उसने जल्दी जल्दी मेकअप से उस निशान को छुपाया और कानों में झुमके पहनने लगी। फरहान, मुझे डर लग रहा है, कहीं पापा मुझसे नाराज़ होकर मुझे घर से ही ना निकाल दें। नूरीन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी तैयार थी। उसने आज ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो बेहिसाब हसीन लग रही थी। गले में डायमंड का सेट उसके हुस्न को और भी निखार रहा था, मगर उसके दिल की धड़कनें बेतहाशा बढ़ रही थीं। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि जब वो घर जाएगी तो घर वाले उसके साथ क्या सलूक करेंगे। ये सोच सोच कर उसका कलेजा कांप रहा था कि कहीं वो दोनों को जान से ही न मार दें, क्योंकि वो अपने पापा के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। अरे कुछ नहीं होगा मेरी जान, मैं हूं ना, तुम फिक्र क्यों करती हो, फरहान ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। तो नूरीन की आंखें नम हो आईं। वो सोच रही थी कि क्या घर जाने का फैसला सही साबित होगा या नहीं, मगर अब वो घुट घुट कर यहाँ अकेले जी नहीं सकती थी। हर वक्त अपने माँ बाप के बारे में सोचती रहती। फरहान ने उसके माथे पर नरम सा प्यार दिया और उसे ड्रेसिंग टेबल के आगे बिठा दिया और ख़ुद उसके सामने खड़ा हो गया। तो मेरी तरफ देखो और सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रखता? अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर से निकाल भी दिया तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और वो अपनी ज़िंदगी में। तुम उन्हें सोच सोच कर परेशान मत हो।
जिन्हें तुम्हारा कोई ख्याल ही नहीं, ऐसे लोगों से नाता तोड़ देना ही सबसे अच्छी बात है। फरहान अब उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे समझा रहा था। लेकिन ये सब कहना फरहान के लिए आसान था, उसके लिए नहीं, क्योंकि वो तो उसके माँ बाप थे ना। फरहान, मुझे डर लग रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जब हम वहाँ जाएंगे तो क्या होगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। कुछ भी नहीं होगा। अगर उन्होंने माफ़ी मांगने पर भी हमें माफ़ न किया तो आज के बाद हम भी उनकी शक्ल नहीं देखेंगे और कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ सिर्फ मैं और तुम होंगे और कोई नहीं, जहाँ अतीत का घिनौना साया हमारा पीछा कभी नहीं कर पाएगा। फरहान उसे तसल्ली देने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो अपनी कोशिशों में नाकाम था। वो एक ऐसी लड़की को समझा रहा था जो 1 महीने पहले अपने घर से भागकर अपने घर वालों से नाता तोड़ चुकी थी और अब वो दोबारा उन्हीं के घर जा रही थी। फरहान, आप नहीं समझेंगे। मैं अपने माँ बाप से नाता नहीं तोड़ना चाहती, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि वो हमें माफ़ कर दें और हमारे रिश्ते को कबूल कर लें। नूरीन ने उसे अपने दिल की हालत बता दी। मेरी जान, मैं कब कह रहा हूँ कि हम उनसे नाता तोड़ लें, लेकिन अगर वो हमसे नाता जोड़ने पर राजी न हुए तो फिर हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ेगा। और फरहान की ये बात सुनकर नूरीन एकदम चुप की चुप रह गई थी, कुछ भी नहीं बोल पाई, क्योंकि वो सच ही तो कह रहा था। अगर उसके घर वाले खुद ही उसे अपनाने के लिए तैयार न हुए तो आखिर वो क्या करेगी। अब तो हैदर हाउस के बाहर खड़े थे दोनों। फरहान गाड़ी से उतर चुका था, मगर नूरीन अब भी गाड़ी के अंदर दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े बैठी थी। घर के अंदर से शोर की आवाज़ें आ रही थीं। लग रहा था बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। आओ नूरीन, इतना भी मत डरो, हमें हिम्मत करके अंदर जाना ही होगा। वो अब उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे उतार रहा था, जबकि नूरीन में तो खुद उतरने की हिम्मत भी नहीं थी। आखिरकार वो नीचे उतर चुकी थी और फरहान उसका हाथ पकड़े गेट की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो सब लोग अपनी अपनी बातों में बिजी थे कि किसी ने भी उनकी तरफ नज़र तक न डाली। नूरीन का दिल तेजी से धड़क रहा था कि उसे पसीना आने लगा। फरहान बार बार उसे तसल्ली दे रहा था, परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। असल में वो उसी के सहारे तो यहाँ तक आई थी, वरना उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि अपने माँ बाप का सामना कर सके। अब वो उस जगह पहुँच चुके थे जहाँ सब मेहमान मौजूद थे और घर वाले भी। नूरीन दूर से देख सकती थी कि उसके पापा और मामा हंस हंस कर मेहमानों से बातें कर रहे थे। अचानक से खालिदा बेगम की नज़र उस पर पड़ी तो वो वहीं सन्न रह गई। हैदर अली भी अब उन दोनों को आते देख चुके थे। उनकी आंखें लाल अंगारे की तरह भभक रही थीं। खालिदा बेगम और हैदर अली अब लंबे लंबे कदमों से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें इस तरह गुस्से में आता देखकर नूरीन फरहान के पीछे छुपने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जब एक बार हमारे मुंह पर कालिख पोत कर जा चुकी थी तो अब यहाँ क्या लेने आई हो? हैदर अली शेर की तरह दहाड़े। नूरीन अब भी डरी सहमी फरहान के पीछे छुपी हुई थी। जब हमारी मर्जी के बिना इस लड़के के साथ चली गई थी तो अब हमारी इज्जत तार तार करने क्यों वापस आई हो? खालिदा बेगम की भी आंखों में आंसू थे और माँ की ये बात सुनकर नूरीन कांपते कदमों से फरहान के पीछे से निकलकर थोड़ा सा आगे आई। ममा, मैं ऐसे ही फरहान के साथ नहीं गई। हमने निकाह किया है, एक जायज़ रिश्ता है हम दोनों का। हम दोनों को माफ़ कर दे ममा, हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें। मैं आप लोगों के बिना जी नहीं सकती। किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? हाँ, हैदर अली ने उसे बाजू से पकड़ कर झंझोड़ते हुए कहा। जब तुमने घर से भागकर कोई रिश्ता बनाया तो वो मेरी नज़र में नाजायज़ रिश्ता है, समझी तुम? वो गुस्से से दहाड़ उठे थे। नहीं पापा, हमारा रिश्ता नाजायज़ नहीं है। मैंने निकाह किया है फरहान से और ये हक तो हमारा मजहब और कानून दोनों देता है। प्लीज़ फरहान, आप ही बताइए ना इन्हें कि हमारा निकाह हुआ है। लेकिन तभी फरहान का चेहरा बदल गया। उसने एक नज़र रोती से सकती नूरीन पर डाली थी और फिर वो ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, कौन सा निकाह नूरीन? क्यों झूठ बोल रही हो? अपने माँ बाप से जो सच्चाई है वो बता दो। और अगर तुम नहीं बता सकती तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तुम्हारी बेटी ने 1 महीना मेरे साथ बिना निकाह के गुजारा है और मेरा बिस्तर गर्म किया है। आपकी बेटी तो मेरी बहन से भी गई गुजरी निकली। मेरी बहन को गिरी हुई लड़की कहा था ना। जिस बेटी पर आपको बड़ा नाज था वो मेरे निकाह में नहीं है, फिर भी मेरे साथ रातें गुजारी। फरहान के इन जहरीले लफ्ज़ों ने सब कुछ तोड़ कर रख दिया था। नूरीन हैरान परेशान और भीगी आंखों से फरहान को देख रही थी। उसका इश्क, उसका यकीन, सब कुछ रेजा रेजा हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था
कि आखिर फरहान उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। वो फरहान को पकड़कर झंझोड़ते हुए रो पड़ी। आप झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या हो गया है? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमारी मोहब्बत का वास्ता प्लीज़। नूरीन का गम से निढाल सवाल हवा में टकरा कर रह गया, क्योंकि फरहान ने साफ इनकार कर दिया। उसने अपने निकाह तक से मुकर गया तो मोहब्बत को कैसे मानता? भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, ये लोग इसे मार डालेंगे। सोफिया भी वहां पहुंच चुकी थी। वो अपने भाई की शादी के बाद पहली बार अपने भाई से मिलने आई थी, जहां नौकर ने बताया कि वो तो नूरीन बीबी के साथ उनके माँ बाप से मिलने गए हैं। सफिया चौंक उठी थी। उसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था और वो तुरंत उन दोनों के पीछे पीछे आई थी। मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता सोफिया, फरहान ने लापरवाही से कहा। और उस बच्चे से भी कोई रिश्ता नहीं? सोफिया ने हैरानी से पूछा। बच्चे वाली बात पर फरहान के चेहरे पर एक सख्ती आई थी। आंखों के डोरे और भी ज्यादा लाल होने लगे थे। उसने अपने होंठ भींचकर खुद को कंट्रोल किया था। सोफिया भाई की हालत समझ रही थी। उसने खुद को लापरवाह दिखाते हुए अंदाज में कहा, ताल्लुक होना भी नहीं चाहिए भाई, हमें किसी के गंदे खून से क्या लेना देना। सही कहा तुमने सफिया, मुझे इस बच्चे से कोई मतलब नहीं, फरहान ने ठंडी बेरुखी से जवाब दिया। सफिया भाई के इस बदले हुए तेवर देखकर सन्न रह गई। आंखों में आंसू लिए वो उसे देखती रह गई, जैसे दुआ कर रही हो कि शायद उसका दिल पिघल जाए। मगर उसे क्या मालूम था कि उसके भाई के सीने में दिल की जगह पत्थर रखा है। फरहान वहां से जा चुका था और सारे मेहमान भी एक एक करके अपने अपने घर लौट चुके थे। नूरीन अब तक सबको गिड़गिड़ाकर बता रही थी कि फरहान झूठ बोल रहा है, उसने मुझसे निकाह किया था। प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें भाई। अम्मी आप ही तो मेरी बात मान लें, मैं झूठ नहीं कह रही, वही झूठा है। उसने गवाहों की मौजूदगी में निकाह किया था और अब मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर भाग गया। मगर कोई भी नूरीन की बात पर यकीन करने को तैयार न था। खालिदा बेगम तड़पते हुए आई और बेटी के गाल पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। हमें तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं। पहले पहले भी तो तुम हमें बताए बिना घर से भाग गई थी, तो अब कैसे मान लें कि तुम सच बोल रही हो? माँ का ये बेरहम रवैया देखकर नूरीन खामोशी से आंसू बहाने लगी। हैदर अली गम और गुस्से से निढाल होकर एक कुर्सी पर गिर पड़े। भाई आप मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। मेरी बारी आई तो आपकी गैरत जाग उठी थी, और अब अपनी बेटी के साथ भी वही सब कुछ करे ना जो मेरे साथ किया था। या फिर मेरे सर पर बाप का साया नहीं था, इसीलिए आपको मौका मिल गया था। सादिया बेगम यानी नूरीन की छोटी फुप्पो हैदर अली को उकसाते हुए गुस्से से चीखी थीं। हैदर अली अब बेकाबू गुस्से में नूरीन की तरफ बढ़े और उसे खींचते हुए ले जाने लगे। वो उसे उसी कमरे की तरफ घसीट रहे थे जहां उन्होंने बरसों पहले अपनी बहन को सजा के तौर पर कैद कर दिया था। पापा प्लीज़ आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। फरहान ने मुझसे निकाह किया था। नूरीन चीखती रही मगर उसकी आवाज़ दीवारों से टकरा कर रह गई। हैदर अली के साथ घसीटे जाते हुए नूरीन रो रो कर उनसे इल्तिजा करती रही, पापा प्लीज़ मेरी बात सुन लें, मैं सच कह रही हूँ। मगर उनके कानों पर जूं तक न रेंगी। वो उसे कमरे में धकेल कर ले गए, दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और ताला लगा दिया। फिर पूरे घर वालों को गरजते हुए हुक्म दिया, अगर किसी ने भी इसे यहाँ से भगाने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा। ये कहकर हैदर अली भारी भरकम कदमों से वहाँ से चले गए। नूरीन लगातार दरवाज़ा पीटती रही, पापा प्लीज़, अम्मी भाई कोई तो मेरी बात सुनो, मैं सच कह रही हूँ। मगर कोई उसके पास न आया। सब अपने अपने कमरों में लौट गए। उसकी चीखें खामोश दीवारों में गुम हो गईं। थक हार कर वो दरवाजे से टिककर जमीन पर बैठ गई। घुटनों में सर छिपाए सिसकती रही, दिमाग फटने को था। आखिर फरहान ने ऐसा क्यों किया? वो तो मुझसे मोहब्बत करता था। कुछ देर पहले कहे गए फरहान के वो शब्द नूरीन के सर पर हथौड़े की तरह गिर रहे थे। वो तो मुझसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता था, फिर उसने मुझे मिटा क्यों दिया? उधर सादिया भाई को भड़काती रही, भाई मेरा कहना मानिए, इसे मार डालिए। जब तक ये जिंदा रहेगी आपकी गैरत आपको रोज मरती नजर आएगी, क्योंकि वो अकेले लौटकर नहीं आई है, बल्कि उसके पेट में गंदगी भी पड़ रही है। वो एक नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली है भाई साहब। हैदर अली गम से टूटे शब्दों में बोले, मगर ये कैसे हो सकता है सादिया? मैं अपनी ही बेटी को अपने हाथों से कैसे मार सकता हूँ? सादिया के चेहरे पर जहरीली मुस्कान थी। वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, इसे जीने का कोई हक नहीं। इसने आपकी इज्जत को पूरे जमाने के सामने रौंद दिया। हैदर अली थक हार कर मान गए। भारी सांस लेकर बोले, तो फिर ठीक है, जो तुम्हारा दिल करे वही करो।
बस मुझे इस बेगैरती की पोटली से निजात दिला दो। ये कहकर वो उठे और अपने कमरे में चले गए। सादिया की आंखों में शैतानी चमक उभर आई। वो मन ही मन बड़बड़ाई, जब इन्होंने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली तो मैं इनकी औलाद को चैन से कैसे जीने दूं। भाई, आज आपको पता चलेगा एक औरत क्या कर सकती है। वो कड़वाहट से भरे लहजे में खुद से बातें करती हुई अपने कमरे में लौट गई। रात ही रात उसने जहर का इंतजाम कर लिया था। अगली सुबह चाबी मेहरू के हाथ में थी। उसने कांपते हाथों से नूरीन के कमरे का दरवाजा खोला। मेहरू अपनी माँ सादिया जैसी बिल्कुल न थी। उसके दिल में नूरीन के लिए हमदर्दी थी। इसीलिए तो वो चुपके से चाबी चुरा लाई थी, ताकि नूरीन को तसल्ली दे सके और रात को उसे घर से भगा दे। नूरीन, जल्दी करो, अपना जरूरी सामान बांधो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मेहरू घबराई हुई जल्दी से नूरीन को चादर उड़ाने लगी। मगर हुआ क्या है मेहरू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर फूफी ने देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? नूरीन ने उसका हाथ झटकते हुए डर जताया। वो हैरान थी कि उसकी मामूजाद अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाने चली आई थी। मेहरू ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं होगा, वो मेरी सगी माँ है, मुझे नहीं मार सकती, तुम बस यहाँ से निकल जाओ। नूरीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम पागल हो गई हो? मैं कैसे निकल सकती हूँ? अगर बाहर किसी ने देख लिया तो मुझे और भी बड़ी सजा देंगे और साथ में तुम्हें भी मार डालेंगे। मैं अपनी वजह से तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। मेहरू ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं अभी अम्मा को किचन में भेजती हूँ। तुम जैसे ही मैं बाहर निकलूँ तुरंत भाग जाना। और सुनो, तुम्हारी जगह मैं यहाँ पर तकिया रख दूँगी तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये लो अपना बैग, इसमें पैसे, फ़ोन और कुछ ज़रूरी सामान है। यहाँ से चली जाना, कभी वापस मत आना, ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर मेहरू जल्दी से कमरे से निकल गई। नूरी ने आखिरी बार कमरे पर नज़र डाली। उधर मेहरू ने अम्मा का ध्यान भटकाया। अम्मा, आपको मामू जान बुला रहे हैं। सादिया का ध्यान भाई के कमरे की तरफ चला गया और वो अपने भाई के कमरे की तरफ बढ़ी। मेहरू फौरन नूरीन के कमरे में दौड़ी, जहाँ उसे कैद किया गया था। उसने जल्दी से बिस्तर पर तकिया रखा ही था कि दूर से अपनी माँ को आता देख लिया। वो घबरा गई और फिर जल्दी से उसी कमरे में छुप गई जहाँ नूरीन को रखा गया था। सादिया कमरे में दाखिल हुई, उनकी नज़र बिस्तर पर गई। बिस्तर से एक हाथ बाहर लटक रहा था। उन्होंने वही हाथ पकड़कर उस पर इंजेक्शन लगा दिया और एक संतोष की सांस लेकर वहाँ से चली गईं। मगर उन्हें ये नहीं पता था कि वो नूरीन नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी मेहरू थी। जैसे ही मेहरू बेदम होकर बिस्तर पर से नीचे गिरी, पर्दे के पीछे छुपी हुई नूरीन चीखती हुई बाहर आई। उसने मेहरू की गर्दन पर हाथ रखा और उसका दिल दहल गया। मेहरू की सांसें अब बंद हो चुकी थीं। भाई, कैसे हैं आप? सफ़िया तंज भरे लहजे में भाई के कमरे में दाखिल हुई। अंदर फरहान पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा उतार रहा था। उसके दिल में कहीं कसक जरूर थी कि उसने नूरीन के साथ गलत किया है, तभी उसकी बहन सोफिया उसे माफ़ नहीं कर पा रही थी। तुम फिर वही सब कहने आई हो तो सुन लो, तुम मेरा ज़मीर नहीं जगा सकती। उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया और मैंने उनकी बहन के साथ हिसाब बराबर। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तुम जा सकती हो यहाँ से, फरहान ने गुस्से में कहा और बहन को कमरे से निकलने का इशारा कर दिया, जबकि सोफिया की आंखों में आग भर आई। भाई, मुझे तो यहाँ से भगा देंगे, लेकिन उस मासूम का क्या जिसके पेट में आपका बच्चा पल रहा है? वो लड़की जिसने आपके प्यार के लिए अपना घर छोड़ा, उसका क्या कसूर था? आज उसकी फूफी उसे जहर देकर मारने वाली हैं। मेहरू का फ़ोन आया था, मुझे बचा सकते हो तो उसे बचा लो। सोफिया के शब्द सुनते ही फरहान के हाथ जो अब तक पंचिंग बैग पर बरस रहे थे अचानक से थम गए। ये तुम क्या कह रही हो? खाला ऐसा नहीं कर सकती। फरहान ने यकीन न आने वाले लहजे में बहन को देखा। वो कर चुकी हैं भाई, और मैं कसम खाती हूँ अगर नूरीन को कुछ हुआ मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, बल्कि आप खुद को भी कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। न सिर्फ आप किसी की बेटी की मौत की वजह बनेंगे, बल्कि अपने ही बच्चे के कातिल भी कहलाएंगे। सारी ज़िंदगी आप खुद को कोसते रहेंगे। सोफिया की जहर भरे अल्फाज फरहान के सीने में किसी तीर की तरह उतर गए। वो कांप उठा था। वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। सोफिया लगातार मेहरू को फ़ोन मिलाती रही, मगर नंबर बंद जा रहा था। बेचैनी में वो ड्राइंग रूम में चक्कर काटने लगी। उधर हवेली में चीखों का तूफान उठा हुआ था। मेरी बेटी को वो बदजात लड़की मारकर चली गई है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सादिया बेगम दहाड़ रही थी।
उनकी आंखें अपनी लाडली बेटी पर जमी थीं, जो बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। डॉक्टर 10 मिनट पहले ही ऐलान कर चुका था कि वो मर चुकी है। खालिदा बेगम ने तंज कसते हुए कहा। नूरीन तो यहाँ कमरे में बंद थी ना, फिर जहर उसके पास कहाँ से आया? सादिया गुस्से से कांप उठी। मुझे नहीं पता, मगर मेरी बेटी उसी कमरे में बंद थी, और मेरी बेटी उसकी जगह बिस्तर पर कैसे आई मैं नहीं जानती। लेकिन मैं उस नूरीन को छोड़ूंगी नहीं। उसी की वजह से मेरी मासूम बच्ची की जान गई है। मेरी बेटी का तो कोई कसूर भी नहीं था। मरना तो उस बदचलन को चाहिए था। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। सारी हदें टूट चुकी थीं। हवेली में अफरा तफरी मच गई थी। नौकर चाकर सहमे हुए थे, खासकर वो नौकरानी जिसने सादिया बेगम को जहर पहुंचाया था। सादिया गुस्से से गरजी। क्या देख रहे हो सब? जाओ उस लड़की को ढूंढो, चाहे जिंदा या मुर्दा। मुझे वो आज अभी इसी वक्त हवेली में चाहिए। उनका हुक्म सुनकर गार्ड्स चौकन्ने हो गए। उनमें ज़्यादातर वही लोग थे जो बाहर हैदर अली की हिफाजत करते थे। खालिदा बेगम ने दुख और गुस्से से अपनी नंद को देखा, फिर परेशान होकर हवेली के अंदर की तरफ बढ़ गईं। उन्हें पूरा यकीन था कि ये औरत फिर उनके शौहर को भड़काकर उनकी बेटी के खिलाफ खड़ी कर देगी। इतने में बाहर से चीख सुनाई दी। वो देखो, वो जा रही है। ये बशीर नौकर की आवाज़ थी। उसने नूरीन की तरफ इशारा किया जो बस में चढ़ने वाली थी। बस स्टैंड हवेली से बस कुछ ही कदम की दूरी पर था। नूरीन हाँफते हुए वहाँ पहुँची थी, मगर उसकी बदकिस्मती की बशीर, जो सादिया फूफी का वफादार नौकर था, उसे देख चुका था। यानी अब उसकी खैर नहीं। पकड़ो उसे। बशीर शेर की तरह दहाड़ा। इससे पहले वो लोग नूरीन को हवेली वापस घसीट कर ले जाते, उनके और नूरीन के बीच अपनी गाड़ी घुमाते हुए फरहान आ पहुंचा। गाड़ी की रफ्तार और शोर से नौकर चाकर बिखरते चले गए, जबकि नूरीन घबराकर उस दिशा में देखने लगी जहां से उसका मददगार आया था। उसने झुककर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो कोई और नहीं बल्कि फरहान था। नूरीन भी उसे देखकर हैरत में थी, लेकिन अगले ही पल फरहान गार्ड्स के घेरे को चीरता हुआ उसकी तरफ आया। उसने नूरीन का हाथ इतनी सख्ती से पकड़ा कि उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसे गाड़ी में धकेल दिया, लेकिन बोला कुछ नहीं, बस हवेली की तरफ बढ़ चला। नूरीन चीख उठी। क्यों आए हो? अब किस हक से आए हो? उसके शब्दों में गुस्सा और नफरत थी, जबकि फरहान की आंखों में बस गुस्से की आग जल रही थी। हवेली पहुंचते ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और नूरीन को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। हवेली के आंगन में मेहरू का बेजान जिस्म चारपाई पर पड़ा था। पास ही सादिया फूफी बैठी थी और उनके मुंह से मातम की आवाज़ें गूंज रही थीं। हवेली के बाकी लोग सन खड़े थे। तभी बिलाल भी हवेली में दाखिल हुआ। वो एक सिंगर था और किसी कंसर्ट से लौटते हुए नूरीन की वापसी की खबर सुनकर दौड़ा हुआ चला आया था। फरहान ने सबके सामने दहाड़ लगाई। आगे तुम सब, आज सारे हिसाब चुकते हो जाएंगे। तुम सबके बीच गलत फहमियाँ पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी खाला सादिया बेगम है। आज मैं वो राज खोल कर रहूँगा जो बरसों से मेरे सीने में दफन था। उसकी आवाज़ पूरी हवेली में गूंज गई। हैदर अली ने गुस्से से अपने भांजे को घूरा, मगर फरहान बिना रुके आगे बढ़ता चला गया। इतने में नूरीन ने गुस्से में फरहान का हाथ झटक दिया और सीधा सादिया बेगम की तरफ बढ़ी। उसने फूफी के दोनों बाजुओं को पकड़कर उन्हें जबरदस्ती खड़ा कर दिया। पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी, मगर वो ऐसा कर चुकी थी। उसकी चीख फटी हुई थी। मेरे पापा ने अगर आपके साथ गलत किया तो इसका बदला आपने हमसे क्यों लिया? हम बहन भाई को दर बदर कर दिया। बताइए, फरहान और सोफिया से आपकी कौन सी दुश्मनी थी? उन्हें बर्बाद क्यों किया आपने? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर शब्द तलवार बनकर निकल रहे थे। वो भी तो आपकी सगी बहन के बच्चे थे ना, उनसे आपका क्या वैर था? नूरी ने बिना किसी लिहाज के अपनी फुफ्फू को कटघरे में खड़ा कर दिया था। हवेली का हर शख्स जड़ हो चुका था। सबकी नज़रें सादिया बेगम पर थीं। नूरीन की आवाज़ कांपते हुए गूंजी। और बताइए, अपनी इस खुद गड़ी दुश्मनी की वजह से और कितनों को मौत के मुंह में धकेलेंगी आप? आपकी अपनी बेटी कमसनी में हमेशा खलीस हो गई। आप समझती हैं ये इंसाफ है? उसके हर शब्द में राज छुपा था जिसे अब तक कोई नहीं जानता था। सादिया बेगम सिर झुकाए खड़ी थी। पहली बार वो औरत जो हमेशा सब पर हुकूमत करती थी, आज सबके सामने शर्म से झुक गई थी। हवेली के लोगों को यकीन हो चुका था नूरीन की बातों में सच्चाई है। नूरीन चीख चीख कर सवाल कर रही थी, मगर सादिया बेगम के पास कोई जवाब नहीं था। उनके पास न कोई सफाई थी, न कोई हमदर्द। उनका असली मकरूह चेहरा सबके सामने आ चुका था। मैं बताती हूँ,
आखिर इनकी हमसे इतनी कौन सी दुश्मनी थी? सोफिया गुस्से और नफरत से अपनी सगी खाला को घूरते हुए बोली थी। वो सिर्फ उसकी खाला ही नहीं बल्कि उसके शौहर बिलाल की भी सगी फुफ्फो थी। 3 साल बाद वो हवेली में कदम रखी थी, आंखों में आंसू और दिल में चिंगारियां लिए। उसकी आवाज़ कांपने लगी मगर हर शब्द तलवार बनकर निकल रहा था। ये मेरे पापा को चाहती थी, मगर पापा ने इनसे शादी करने के बजाय अम्मी से निकाह कर लिया। तभी से इनका दिल हमसे नफरत से भर गया। जब अम्मी के घर मेरी पैदाइश होने वाली थी तो मम्मा पापा के बीच फसाद डाल दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि मम्मा पापा की तलाक होते होते रह गई थी। जब मामू जान को सब मालूम हुआ तो इन्हें बुलाकर इनका निकाह करवा दिया, लेकिन ये उस शादी को निभा न सकी। फिर भी मेरे पापा को बहकाने की कोशिश करती रहीं। जब इनकी सास ने इन्हें रोकना चाहा तो इन्होंने अपनी ही सास को सीढ़ियों से धक्का देकर मार डाला। मामू जान सब जानते थे। उन्होंने इन्हें हवेली के स्टोर में सालों कैद रखा कि शायद बदल जाए, मगर नहीं, इन्होंने तो उन मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा जिन्हें अपने हाथों में पाला था। सोफिया के आंसू बह रहे थे मगर उसने बेरहमी से उन्हें हाथ की बैग से पोंछ डाला। अचानक सादिया बेगम की हंसी हवेली की दीवारों को चीरती हुई गूंजी। हाँ हाँ, मैं नफरत करती हूँ तुम सबसे। तुम्हारे चेहरे देखना भी गवारा नहीं। तुम्हें खुश देखकर मेरे सीने में आग जलती है। हाँ, मैं मानती हूँ, मैंने ही सोफिया के कमरे में बिलाल की जगह राशिद को भेजा था ताकि बिलाल अपनी बीवी को इस हालत में देखे और उसे तलाक देकर धक्के मारकर घर से निकाल दे। अंधेरे की वजह से सोफिया समझ ही न पाई कि वो बिलाल नहीं राशिद था। उसकी आंखों में वहशीपन झलक रहा था। वो और चीखी, मगर मेरा पूरा प्लान तब चौपट हो गया जब खालिदा बेगम बीच में आ गई। बिलाल ने सोफिया को तलाक नहीं दी, बस घर से धक्के मारकर निकाला। मैं उसे भड़काती रही कि तलाक दो। मुझे मालूम था कि सोफिया शादी की सालगिरह पर उसे ये खुशखबरी देने वाली थी कि वो माँ बनने वाली है, और मैंने जानबूझकर उसे धक्का दिया। वो टेबल पर जाकर गिरी और उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मिट्टी में मिल गया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों की नस्ल आगे बढ़े। उनकी चीख ने पूरे हुजूम को खामोश कर दिया। सबकी आंखों में बस नफरत और हैरत थी। अपने बच्चे के कत्ल का सच सुनकर बिलाल जमीन पर ढह गया। वो वहीं जड़ हो गया। उसकी आंखों में सूनापन था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी सगी फुफ्फो इतनी शफाक हो सकती हैं। उसने सोचा था कि वो तो बदल चुकी हैं, मगर नहीं, वो तो झूठ और धोखे से सिर्फ इंतकाम लेने आई थी। सादिया बेगम ने पागलपन में चिल्लाते हुए कहा, हाँ, मैंने तुम सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मुझे इस पर फ़ख्र है। मुझे अपनी बेटी की मौत का गम है, मगर मैं अपना बदला ले चुकी हूँ और अब अपनी बेटी का बदला लिए बिना इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो नूरीन की तरफ झपटी और कांच का टुकड़ा उसकी गर्दन पर रख दिया। मैं इसे मार डालूंगी अगर कोई भी मेरी तरफ बढ़ा तो इसका गला। उनकी चीख हवेली की फिजा को हिला गई। सबके कदम वहीं जम गए। किसी में भी हिम्मत न हुई उनके करीब जाने की। देखो, नूरीन को छोड़ दो, तुम जो चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। हैदर अली आगे बढ़े। उनकी आवाज़ कांप रही थी जैसे बेटी के लिए जान हथेली पर रख दी हो। सादिया बेगम की आंखों में पागलपन झलक उठा। अपनी बेटी की तुम्हें कितनी फिक्र है, उस पर आँच भी आने देना नहीं चाहते। और मेरे वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई थी? मुझे इतने सालों तक एक कमरे में कैद करके रखा था तुमने। क्या समझते हो तुम मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? नहीं, तुम्हारी बेटी की जान लेकर ही अब मुझे सुकून मिलेगा। और वो पागलों की तरह हंस पड़ी। हवेली के सब लोग हैरान होकर उन्हें घूर रहे थे। फरहान का खून खौल उठा। उसकी गरजती आवाज़ हवेली की दीवारों से टकरा गई। खाला, अगर मेरी बीवी पर जरा भी आँच आई ना तो याद रखना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपको फांसी के तख्ते तक लेकर दम लूँगा। सादिया बेगम ने चीखते हुए जवाब दिया, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, जो करना है कर लो। वो पागलपन से पीछे हटती जा रही थी और नूरीन के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसे अपनी जान की नहीं, अपने आने वाले बच्चे की फिक्र थी कि तभी सोफिया आगे बढ़ी। उसकी आंखों में गुस्से और आंसुओं का तूफान छुपा था। खाला, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी और मुझे मेरे शौहर से जुदा कर दिया। उसकी आवाज़ गूंज उठी। वो जानती थी कि इतना छोटा कांच का टुकड़ा गर्दन पर वार तो कर सकता है, मगर एक साथ दो दो लड़कियों को नहीं रोक सकता। तभी सोफिया ने बिजली की तेज़ी से बिलाल को इशारा किया। बिलाल बिना वक्त गवाए दौड़ पड़ा और झपटकर सादिया बेगम के हाथ से नूरीन को छुड़ा लिया। उस वक्त सादिया बेगम का ध्यान बटा हुआ था
कभी वो नूरीन की गर्दन पर कांच रखती तो कभी सोफिया को डराने की कोशिश कर रही थीं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। छोड़ो मुझे, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। तुम सबको मार कर ही मुझे सुकून मिलेगा। तुम सभी मेरी बर्बादी की वजह हो। पहले मेरी मंगनी मीर कासिम से कर दी, फिर उसे तोड़कर मेरी ही बहन की शादी उसे कर दी, और बहाना बना दिया कि वो मुझे नहीं उसे पसंद करता है। जब मैंने अपना हक मांगा तो तुम लोगों ने मुझे कोसा, मुझे कैद कर दिया, फिर ज़बरदस्ती मेरी दूसरी जगह शादी कर दी। वहाँ मेरा घर नहीं बस पाया तो मुझे वापस यहाँ लाकर कैद कर दिया। मैं नफरत करती हूँ तुम सबसे। मैं बदला लिए बिना नहीं मरूंगी। वो पागलों की तरह चीख रही थीं, पैर पटक रही थीं, और बिलाल बड़ी मुश्किल से उन्हें थामे हुए था। बिलाल को मुश्किल में देखकर फरहान आगे बढ़ा। उसकी एक आवाज़ गूंज उठी, खाला इसे छोड़िए, अगर इसे कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सादिया बेगम की आंखों में खून बरसने लगा, मगर वो सोफिया की तरफ नहीं बल्कि गार्ड की तरफ लपकी, जिसके हाथ में पिस्तौल थी। इससे पहले कि बिलाल और फरहान को समझ पाते, उसने नौकर से पिस्तौल छीनी और अपने ही सिर पर चला दी। पल भर में उसका जिस्म फर्श पर गिर पड़ा और फर्श उसके खून से सराबोर हो गया। हर कोई हैरान और सहमा हुआ था। उसकी तरफ दौड़ा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो तो हराम मौत को गले लगा चुकी थी। मेहरू, नूरीन अब चीखते हुए रो पड़ी थी और लड़खड़ाते कदमों से मेहरू की चारपाई तक पहुंची। मेहरू की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। नूरीन सिसकते हुए उसके पास बैठ गई। मैंने कहा था ना, मेरी वजह से खुद को मुश्किल में मत डालना। उसकी चीख दिल चीर देने वाली थी। फरहान का सर शर्म से झुक गया। बदले की आग में उसने कितने ही लोगों को बर्बाद कर दिया था। 3 दिन तक हवेली पर मातम छाया रहा। सादिया खाला और मेहरू की मौत पर सोफिया हवेली में ही रुक गई थी और गेस्ट रूम में रहती थी। चौथे दिन वो खालिदा बेगम और हैदर अली से इजाज़त लेकर हवेली से जाने लगी। सब लोग बिलाल की तरफ देख रहे थे, लेकिन बिलाल की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे रोक सके, जबकि उसके दूर जाने के ख्याल से उसका दिल ऐसा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। फिर उसके कांपते हुए होंठ हिले थे। रुक जाओ सोफिया, एक बार छोड़कर जा चुकी हो, दोबारा मत जाओ प्लीज़। अब खालिदा बेगम भी बोली थी, प्लीज़ सोफिया, हम सबको माफ़ कर दो और बिलाल को एक मौका और दो। गलत फहमियाँ इस कदर बढ़ चुकी थीं कि उस वक्त तो बिलाल ने गुस्से में तुम्हें घर से निकल जाने को कह दिया था। सोफिया तो खुद ही पिछले 6 महीने से जुदाई की आग में जल रही थी। उसने आंसू भरी निगाहों से शिकवा करते हुए बिलाल को देखा। खालिदा बेगम ने आगे बढ़ते हुए सोफिया का हाथ थामा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके माथे को प्यार करते हुए उसे अपने साथ लगाए कमरे में ले आई। ये कमरा सिर्फ तुम्हारे होने से महकता है सोफिया। तुम्हारे जाने के बाद से ये एकदम वीरान है। ये कमरा ही नहीं बल्कि बिलाल की ज़िंदगी भी। ये कहकर वो उसे कमरे में छोड़कर बाहर चली आई, जबकि सोफिया को 6 महीने के बाद अपने कमरे में आकर एक सुकून मिला था। वो बिलाल को गलत नहीं समझती थी, क्योंकि उसके सामने हालात ही ऐसे कर दिए थे कि बिलाल ने जो कुछ किया वो कोई भी मर्द करता। शादी की दूसरी ही रात वो किसी और की बाहों में थी, और उस वक्त जब बिलाल अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो कैसे उसे गुस्सा ना आता। बिलाल कमरे में दाखिल हुआ तो सोफिया बेड पर बैठी थी, जबकि वो उससे नज़रें चुराते हुए तौलिया लेकर नहाने चला गया। नहाकर आया तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बाल सुखाने लगा, जबकि सोफिया की नज़रें उस पर टिकी हुई थीं, लेकिन सोफिया से बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बेवजह ही इधर उधर सामान सेट करने लगा। बस बहुत हो गया बिलाल, अब यहाँ आकर बैठो। जब सोफिया से ना रहा गया तो वो बोल ही पड़ी, जबकि बिलाल अब गहरी सांस लेते हुए उसके सामने आकर बैठ गया। अब बोल भी दो जो कहना चाहते हो। कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है सोफिया, किस मुंह से तुमसे माफ़ी मांगूं? तुम माफ़ी मांग चुके हो और मैं तुम्हें माफ़ भी कर चुकी हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा तो बिलाल को यकीन नहीं आया। उसने एकदम से खींचकर सोफिया को खुद में समेट लिया। उसके दिल को कितना सुकून मिला था ये वही जानता था। पिछले 6 महीने से वो उसके लिए तड़प रहा था। उसका दिल गवाही नहीं देता था कि उसकी सोफिया बेवफा है, और आज तो सारी सच्चाई भी सामने आ चुकी थी, जबकि सोफिया भी उसकी बाहों में पिघलती चली गई। नूरीन अपने कमरे में बिस्तर पर गिरी पड़ी थी कि तभी दरवाज़ा खटखटाया गया। अम्मी आ जाइए, उसने रोते हुए जवाब दिया। उसे लगा खालिदा बेगम होंगी, मगर अंदर आया तो फरहान था, सर झुकाए भारी कदमों से। दूर बैठते हुए बोला, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ नूरीन। नूरीन एक झटके से उठकर खड़ी हुई। फरहान की आवाज़ काँप रही थी। मैंने निकाहनामा मामू को दिखा दिया है, वो कुछ समय के बाद वलीमे की बात कर रहे हैं।
वो अपनी धुन में बोलता जा रहा था, नूरीन के चेहरे पर उभरते तूफान से बेखबर कि तभी नूरीन की ज़बान ने जहर उगला। मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती और ना ही ये बच्चा आपका है, आप यहाँ से जा सकते हैं। फरहान की आंखों में हैरानी और सदमे की जमी हुई तस्वीर थी। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, अपने हर गुनाह का अजाला करना चाहता हूँ। सोफ़िया और बिलाल की सुलह हो चुकी है, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, चाहो तो सजा दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो टूटे लहजे में बोला। सर झुका हुआ था, आंखें ज़मीन पर गड़ी हुई थीं। नूरीन का चेहरा तमतमा उठा। मैंने तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए तुम्हारे साथ घर छोड़ दिया था, और तुमने क्या किया? उसकी चीख में दर्द, गुस्सा और टूटा हुआ यकीन एक साथ गूंज उठा था। वो जानती थी मुल्जिम से सवाल जवाब करना उसका हक था, और आज वो अपना हक लेकर रहेगी। मैं शर्मिंदा हूँ नूरीन। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं, मगर वो नूरीन की तरफ देखने से बचने लगा। मैं समझ रहा था कि बिलाल झूठा है, उसने मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगाया, उसका बच्चा मार दिया, मगर ये सब तो खाला का किया धरा था। मुझे माफ़ कर दो। वो हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा था। चले जाइए यहाँ से। नूरीन रोते हुए मुंह फेर गई। फरहान धीमे कदमों से उसकी तरफ आया, उसका हाथ पकड़कर उसकी कमर में बाहें डाल दी और उसे अपने सीने से भींच लिया। नूरीन गुस्से से उसका सीना पीटने लगी। आप बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। वो रोते हुए, सिसकते हुए उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, और जब अपनी कोशिश में नाकाम हुई तो उसी के सीने से सर टिकाकर रो पड़ी। फरहान ने और भी कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके होंठ मुस्कुरा उठे। जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ। उसने झुककर उसके माथे पर हल्का सा प्यार किया। नूरीन का दिल सख्त था। वो उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना चाहती थी, और ना ही कर सकती थी। उसकी वजह से बहुत कुछ उजड़ चुका था, कई जिंदगियां टूट चुकी थीं, मगर उसकी आंखों में बसी शर्मिंदगी और टूटा हुआ लहजा ये बता रहा था वो सचमुच अपनी गलती का अजाला करना चाहता है। और जब कोई गुनहगार अपनी गलती पर पछताता है तो फिर उसे अल्लाह भी माफ़ कर देता है। नूरीन तो एक इंसान थी। अपने रब की रज़ा के लिए उसने फरहान को माफ़ कर दिया। उसके दिल के किसी कोने में अब भी उसकी मोहब्बत दबे पांव जिंदा थी। शायद उसकी मोहब्बत ने उसे मजबूर किया कि वो उसे एक मौका दे। ज़िंदगी का काम है गुजरना। मुश्किल वक्त इंसान को सबक सिखा जाता है। वो सब अपने अपने हिस्से की गलतियाँ झेल चुके थे, अपनी सजाएं काट चुके थे। अब वक्त था आगे बढ़ने का, और इसीलिए नूरीन ने फरहान को माफ़ कर दिया और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।